चलिए देखिए, तो सबसे ऊपर में कल हम लोग जो ट्रिक पढ़े थे, लिखवा सरकाना मगल मंजन का, लिखवा सरकाना मगल मंजन कर फेकड़ कोनी सन पवह कुआस सबवी और हज हज पटाइए। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। चलिए, जो भी उस ग्रुप में जल्द से जल्द शेयर कर दीजिए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है Li प्लस जो है वह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके किस में परिवर्तित हो रहा है, तो Li में बदल रहा है बहुआ। तो यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया कहलाती है, अपचयन कहलाती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया अपचयन। तो इसके लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान बहुत कम होता है। कितना, तो बहुआ माइनस में होता है जी, माइनस 3.05 वोल्ट होता है। यानी लिथियम जो है वह अपचयित नहीं होना चाहता है, लिथियम अपचयित नहीं होना चाहता है। इसके अपचयन का मान जो होता है वह बहुत कम होता है, यह अपचयित होना नहीं चाहता है। यानी लिथियम में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होती है वह बहुत कम होती है। ठीक है, क्योंकि लिथियम एक मेटल होता है और यह जो है इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करता है, यह इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब आ जाइए, उसी प्रकार पोटेशियम भी एक मेटल होता है, यह भी बहुआ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना नहीं चाहता है, यह इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है। ठीक है ना, तो इसके भी मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान कम होता है, माइनस 2.93 वोल्ट होता है। अब आ जाइए, उसी प्रकार कैल्शियम का भी जो है माइनस में होता है। तो जिसका भी माइनस में, जिसके भी E0 का मान माइनस है में है बहुआ, इसका मतलब कि उसके इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति जो होती है, जो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का, वह बहुत कम होता है। ठीक है, वह बहुत कम होता है। तो देख रहे हैं, जो भी आप धातु देख रहे हैं बहुआ, लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, क्रोमियम, ठीक है, आयरन, कैडमियम, निकेल, टीन, लेड, यह सब का सब क्या है, धातु है। और सभी धातु के लिए जो है E0 का मान किस में है, माइनस में है। E0 का मान बहुआ माइनस में है, जो यह बताता है कि इनके इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी होती है, वह बहुत कम होती है। तो धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं करते हैं। ठीक है ना, लेकिन फिर भी जो है वो उनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की एक टेंडेंसी का जो प्रारूप देखा गया, तो उसके आधार पर E0 का मान जो है वो आपका यहाँ पर कैलकुलेट किया गया है। तो E0 का जो रेस्पेक्टिव मान है, अब देखिए लिथियम से जो है थोड़ा सा ज्यादा है पोटेशियम का, तो इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति थोड़ी सी अधिक होगी। पोटेशियम से थोड़ा सा जो है ज्यादा है किसका बहुआ, तो कैल्शियम का, तो इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति ज्यादा होगी। यानी इस श्रेणी में जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे, यह जो है हमारे पास जगह नहीं को ऊपर से नीचे बनाना होगा। तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या होती जाएगी बहुआ, बढ़ती जाती है। और अपचायक क्षमता का भी मान क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, अपचायक क्षमता का भी ऑक्सीकारक क्षमता का मान बढ़ता है। ऊपर से नीचे आने पर ऑक्सीकारक क्षमता का मान बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की टेंडेंसी बढ़ती है, यानी अपचयित होने की प्रवृत्ति बढ़ती है। ठीक है, ये सारा चीज हम लोग कल लिख चुके हैं।
तो ये सब आपके इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पर एक चीज गौर कीजिएगा, यह है हाइड्रोजन बउआ, यह जो दिखाई दे रहा है ये आपका हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान 0 वोल्ट होता है। ये हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान कितना होता है? 0 वोल्ट होता है। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान 0 वोल्ट होता है। और हाइड्रोजन से ऊपर जो भी तत्व होते हैं, हाइड्रोजन से ऊपर जो भी तत्व होते हैं बउआ, उन सभी तत्वों के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की टेंडेंसी बहुत कम होती है। और इसलिए हाइड्रोजन से ऊपर जो भी तत्व होते हैं इनके इनर्ट का मान ऋणात्मक होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, और हाइड्रोजन से जैसे ही हम लोग श्रेणी में नीचे जाते हैं तो सबके लिए इनर्ट का मान बउआ धनात्मक होता है। जैसे ही हम लोग हाइड्रोजन से नीचे जाते हैं सबके लिए इनर्ट का मान क्या होता है? धनात्मक होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन से ऊपर इनर्ट का मान ऋणात्मक और हाइड्रोजन से नीचे इनर्ट का मान धनात्मक होता है। तब बताइए लिथियम, लिथियम जो है सबसे कम अपचयित होना चाहता है और वही फ्लोरीन जो है वह सबसे ज्यादा अपचयित होना चाहता है। यानी फ्लोरीन में अपचयित होने की क्षमता जो होती है वह ज्यादा होती है, इसलिए फ्लोरीन सबसे प्रबल ऑक्सीकारक होता है। फ्लोरीन जो होता है यह सबसे प्रबल ऑक्सीकारक होता है, इसमें अपचयित होने की क्षमता जो होती है यह सबसे ज्यादा होती है। तो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक बउआ, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन हो गया? सबसे प्रबल ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक, ठीक है, कौन हो गया? तो फ्लोरीन होता है। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन हो गया? फ्लोरीन हो गया आपका, क्योंकि फ्लोरीन जो है वह सबसे नीचे है और इसके इनर्ट का मान जो है वह सबसे ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा इनर्ट का मान किसका होता है? F2 का होता है। सर्वाधिक, सर्वाधिक इनर्ट का मान, ये सब देखिए ऑब्जेक्टिव के लिए है बउआ, ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान दीजिएगा। सर्वाधिक इनर्ट यानी आप बोल सकते हैं SRP, सर्वाधिक इनर्ट यानी SRP का मान, सर्वाधिक इनर्ट यानी SRP का मान किसका होता है? तो फ्लोरीन का होता है। जैसे जैसे विद्युत रासायनिक श्रेणी में हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं वैसे वैसे इसके इनर्ट का मान सब बढ़ते जाता है और सबसे अधिक किसका होता है? तो सबसे अधिक फ्लोरीन का होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, सबसे प्रबल अपचायक कौन होता है बउआ? सबसे प्रबल अपचायक, सबसे प्रबल अपचायक, सबसे प्रबल अपचायक या अकारक बोल सकते हैं। तो सबसे प्रबल अपचायक या अकारक होता है आपका, कौन होता है? लिथियम होता है। ठीक है, सबसे कम, सबसे कम इनर्ट का मान, सबसे कम इनर्ट का मान यानी SRP का वैल्यू, सबसे कम इनर्ट का मान किसका होता है बउआ? तो लिथियम का होता है। सबसे कम इनर्ट का मान किसका होता है? लिथियम का होता है। कितना होता है बउआ? तो यहां पर आप देख सकते हैं -3.0 वोल्ट होता है, -3.0 वोल्ट होता है, -3.05 वोल्ट होता है। अब आ जाइए फ्लोरीन का मान बउआ, इसका मान 2.87 वोल्ट होता है, वो भी धनात्मक प्लस में, और क्या है? माइनस में। तो यह सबसे कम हो गया और उसके बाद बउआ किसका स्थान है जी? तो फ्लोरीन का स्थान है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, दिखा ही नहीं रहा था मैं, अब दिखा रहा। एक मिनट बउआ,
तो अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको उतार लीजिएगा। स्मार्ट बोर्ड में दिक्कत है, स्मार्ट बोर्ड का बहुत दिक्कत है। कुछ गलती अगर टाइप हो गया तो नहीं, टाइप में लिखा है बस ना, उसी से लिख रहे हैं क्या? सीख रहे हैं स्मार्ट बोर्ड में। चलिए ठीक है, ले लिए आप लोग। चलिए ठीक है, अब आ जाइए बउआ, ध्यान दीजिए। अब हम लोग विद्युत रासायनिक शेल देखने वाले हैं। विद्युत रासायनिक शेल के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो सब नहीं लिखवाया गया है बउआ, उसमें से इंपॉर्टेंट चूज करके लिखवाया गया है। इतना आप याद रखिएगा तो आपका जो है न्यूमेरिकल्स सब बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे विद्युत रासायनिक शेल के बारे में। विद्युत रासायनिक शेल को बउआ और दो नामों से जाना जाता है, एक जो है गैल्वेनिक शेल और दूसरा जो है वोल्टाइक शेल। गैल्वेनिक शेल और वोल्टाइक शेल, चूंकि वोल्टा नामक ने सर्वप्रथम विद्युत रासायनिक शेल का खोज किया था, इसलिए उनके नाम पर जो है इस शेल का नाम रख दिया गया वोल्टाइक शेल। ठीक है, वोल्टाइक शेल और गैल्वेनिक शेल के नाम से भी इसे जाना जाता है। वोल्टा एक वैज्ञानिक का नाम था बउआ, ध्यान दीजिएगा। आ जाइए, देखिए विद्युत रासायनिक शेल। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बउआ विद्युत रासायनिक शेल। विद्युत रासायनिक शेल की संरचना, विद्युत रासायनिक शेल की संरचना, क्रियाविधि एवं शेल अभिक्रिया। शेल अभिक्रिया, इतना सारा चीज की चर्चा हम लोग करने वाले हैं। विद्युत रासायनिक शेल की संरचना, क्रियाविधि एवं शेल अभिक्रिया। कंस्ट्रक्शन, वर्किंग फंक्शन, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग फंक्शन, सेल रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ECC, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब आ जाइए बउआ, ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसे कहते हैं? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलिए बउआ, जो लोग लेट से आए हैं देख लीजिएगा वीडियो को। अब ध्यान दीजिए, विद्युत रासायनिक शेल की संरचना, क्रियाविधि और शेल अभिक्रिया के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। विद्युत रासायनिक शेल क्या होता है जी? यह जो है किस ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है? याद होगा आप लोग को, विद्युत रासायनिक शेल का काम क्या होता है? यह किस ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है? बता सकते हैं आप लोग? रिप्लाई कीजिए तो। विद्युत रासायनिक शेल किस ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है?
किस ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। ठीक है बउआ, रासायनिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। हाँ, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है ना, चलिए अच्छा है। ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना, चलिए अच्छा है। आप ठीक दिख रहा है ना जी? चलिए इलेक्ट्रिक एनर्जी को रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। देखिए बउआ ध्यान दीजिए, जब बताए थे कि रासायनिक शब्द आ जाएगा तो यह रासायनिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करेगा? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा। ठीक है ना, ध्यान दीजिए, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। देखिए इस सेल विद्युत रासायनिक सेल को पहला लाइन, ओ आप कुछ नहीं ना बज रहा है जी, आप कुछ नहीं ना बज रहा है जी, आप कुछ नहीं ना बज रहा है जी। दो बार आवाज जा रहा है, अभी तक आवाज आ रहा है। दो बार आवाज जा रहा है। कभी कभी साउंड रिपीट हो रहा है। साउंड रिपीट हो रहा है, क्या है साउंड रिपीट हो रहा है? अभी भी साउंड रिपीट हो रहा है, अभी भी साउंड रिपीट हो रहा है। अब साउंड रिपीट नहीं ना हो रहा है, अब साउंड रिपीट नहीं ना हो रहा है। अब ठीक, वो हमको लगता है इसका साउंड जो है उसमें जा रहा था। चलिए ठीक है, तो विद्युत रासायनिक ऊर्जा को विद्युत रासायनिक सेल को गैल्वेनी सेल या वोल्टाइक सेल, गैल्वेनी सेल या वोल्टाइक सेल। ठीक है बउआ, गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल भी कहा जाता है, वोल्टाइक सेल भी कहा जाता है। ठीक है, चूंकि वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने इस सेल का जो है सबसे पहले संरचना किया था, इसलिए उनके नाम पर जो है वोल्टाइक सेल रख दिया गया। अब ध्यान दीजिएगा, और दूसरा चीज, जब विद्युत रासायनिक सेल में Zn के रूप में, जब विद्युत रासायनिक सेल में बउआ एनोड के रूप में Zn, एनोड के रूप में Zn तथा कैथोड के रूप में Cu का प्रयोग किया जाता है, तो इस सेल को डेनियल सेल बउआ पढ़े होंगे आप लोग,
10th क्लास में, तो यह डेनियल सेल कहलाता है, डेनियल सेल कहा जाता है, डेनियल सेल कहा जाता है। इसके विभव का मान, इसके विभव का मान 1.1 वोल्ट होता है, 1.10 भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो बताइए बउआ, विद्युत रासायनिक सेल को और किस किस नाम से जानते हैं? तो विद्युत रासायनिक सेल को गैल्वेनी सेल या वोल्टाइक सेल के नाम से जाना जाता है। जब विद्युत रासायनिक सेल में एनोड के रूप में क्या, जेडेन, यानी जेडेन रॉड जब एनोड के रूप में और कॉपर रॉड किया जाता है, तो इस सेल को डेनियल सेल कहा जाता है। और डेनियल सेल के विभव का मान, डेनियल सेल के सेल विभव का मान, डेनियल सेल के सेल विभव का मान कितना होता है? 1.10 वोल्ट होता है। चलिए, अच्छा को हम सोच रहे आराम से देखा है। ठीक है जी। अब आगे देखिए, और सब मेला घूमने चल गया है क्या जी? नागपंचमी का मेला घूमने चला गया है हैं? कि मखिया पका रहा है खाने के लिए? यह हो गया बउआ, या तो इसके बारे में जानकारी हो गई। यह जो है क्या करता है बउआ? विद्युत रासायनिक सेल का काम क्या है? तो यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसका काम क्या है? जो लोग नहीं जान रहे होंगे बउआ, यह लाइन लिख लीजिएगा। इसका काम क्या है? तो यह रासायनिक ऊर्जा को, आप लोग भूल जाते हैं, कितना सही ट्रिक बताए थे कि रासायनिक जिसमें आएगा वह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगा। और जैसे वैद्युत अपघट्य सेल होता है तो उसमें रासायनिक नहीं आता है, तो अब विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, परिवर्तित करता है। ठीक है, अब आ जाइए, इसका हम लोग संरचना देखते हैं बउआ। अब हम लोग इसकी संरचना देखेंगे। संरचना हम लोग देखेंगे इसका कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन देखेंगे बउआ। चलिए, पहले हम लोग फिगर बनाते हैं। कंस्ट्रक्शन का पहले हम लोग फिगर बनाते हैं जी। ध्यान दीजिए हुआ, ना आज कम जुड़बे करे मेला घूमने चला गया। चलिए गौर कीजिए, देखिए सबसे पहले हम लोग एनोड अर्ध सेल बनाते हैं। एक जो है कंटेनर हम लोग लेते हैं, एक कंटेनर लेते हैं बउआ। ठीक है, चलिए एक दूसरा कंटेनर लेते हैं, एक और दूसरा कंटेनर लेंगे। अब जो है इसमें हम लोग एक एनोड रॉड डाल देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि जेडेन डाल दिए इसमें,
आई इसमें क्या कर दिए वो, डेनियल सेल भी एगो विद्युत रासायनिक सेल है ना, तो हम लोग यहाँ पर डेनियल सेल ही बना रहे हैं। और यहां पर हम लोग क्या डाल देंगे, यहां पर कॉपर रॉड डाल देंगे। यहां पर क्या कर देंगे बउआ, कॉपर रॉड डाल देंगे। ठीक है, यहां इसमें जेडेन रॉड डाल दिए और इसमें क्या डाल दिए, इसमें कॉपर रॉड डाल दिए। अब ध्यान दीजिएगा, यह हो गया आपका जेडेन रॉड, जेडेन रॉड हो जाएगा, और यह हो जाएगा आपका बउआ कॉपर रॉड जी। कॉपर रॉड यह हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि जिस धातु का रॉड लेंगे, ए बउआ, जिस धातु का रॉड लेंगे उस धातु को, उस धातु के लवण के विलयन में उसको डुबा करके रखेंगे। जिस धातु का रॉड लेंगे उस धातु के लवण विलयन में उसको डुबा करके हम लोग रखेंगे। देखिए, जैसे यह जेडेन का धातु है, तो इस पात्र में, यह जो कंटेनर है बउआ, यह जो पात्र लिए हैं, इस पात्र में जिंक का ही लवण विलयन हम लोग डालेंगे। इस पात्र में जिंक का ही हम लोग क्या डालेंगे बउआ, लवण विलयन डालेंगे, जिंक का लवण विलयन डालेंगे, ZnSO डालेंगे, जिंक का लवण विलयन हम लोग डालेंगे, ZnSO4 डालेंगे। ZnSO4 का यह विलयन हो गया बउआ, ZnSO4 इसमें हम लोग डाल दिए। यहां पर चूंकि कॉपर का रॉड है, कॉपर के रॉड को कॉपर के लवण विलयन में डुबा करके रखिए, तो इस कंटेनर में कॉपर का लवण विलयन डालेंगे बउआ। इस कंटेनर में किसका लवण विलयन डालेंगे, तो कॉपर का लवण विलयन डालेंगे, कॉपर का लवण विलयन डालेंगे। ध्यान दीजिएगा, कॉपर का लवण विलयन डालेंगे बउआ, CuSO4 का विलयन हो गया। ठीक है, अब आ जाइए, ध्यान दीजिएगा। अब जो है, अब इसको हम लोग बउआ, यह जो आपका जेडेन रॉड वाला होगा, तो बताइए, जेडेन और कॉपर, ध्यान दीजिएगा, हम आप लोग से पूछते हैं, जेडेन के लिए E0 का मान होता है -0.76 वोल्ट, 76 वोल्ट, और कॉपर के लिए E0 का मान होता है 0.34 वोल्ट। ठीक है, जेडेन के लिए E0 का मान होता है -0.76 वोल्ट, और कॉपर के लिए E0 का मान होता है 0.34 वोल्ट। तब बताइए कि इन दोनों में से एनोड कौन होगा, एनोड कौन होता है बउआ, इन दोनों में से एनोड कौन होगा, एनोड किसे कहते हैं, एनोड क्या होता है, एनोड का पहचान कैसे करेंगे बउआ, बताइए। जिसके लिए E0 का मान, जिसके लिए E0 का मान कम होता है वह एनोड होता है, और जिसके E0 का मान ज्यादा होता है वह कैथोड होता है। तो यह हो गया, जेडेन आपका एनोड होगा, कॉपर वाला क्या होगा, कैथोड होगा। E0 का मान जिसके लिए कम होता है वह एनोड, E0 का मान जिसके लिए ज्यादा है वह क्या होता है, कैथोड होता है। ट्रिक बताए थे वो, तो यह हो जाएगा एनोड, यह क्या हो जाएगा, एनोड, यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका कैथोड। ठीक है, तो ट्रिक हुआ, ट्रिक हम लोग पढ़े हैं, E0 का मान कम, ए बउआ, E0 का मान कम,
तो क्या एनोड ई नॉट का मान अधिक, ई नॉट का मान अधिक, तब क्या जी कैथोड। ई नॉट का मान कम तो एनोड, ई नॉट का मान अधिक तो वह क्या होगा कैथोड होगा। याद रखिएगा। तो ध्यान दीजिए, अब जो है ई नॉट का मान कम तो एनोड, आई नॉट का मान ज्यादा तो कैथोड। यह आपका कहलाएगा एनोड अर्ध सेल। इसे हम लोग क्या कहेंगे बउआ, तो यह कहलाएगा एनोड अर्ध सेल। इसे हम लोग एनोड अर्ध सेल कहेंगे। और इसे हम लोग कहेंगे, तो इसे हम लोग कहेंगे कैथोड अर्ध सेल। इसे हम लोग क्या कहेंगे, कैथोड अर्ध सेल कहेंगे। ठीक है, यह हो गया एनोड अर्ध सेल और यह क्या होगा कैथोड अर्ध सेल। अब दोनों इलेक्ट्रोड को बउआ बाहरी विद्युत परिपथ, विद्युत तार द्वारा जो है जोड़ दिया जाता है। दोनों इलेक्ट्रोड को बाहरी विद्युत तार द्वारा जोड़ दिया जाता है। बाहरी विद्युत तार द्वारा दोनों इलेक्ट्रोड को हम लोग जोड़ देते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, एनोड पर कैसा चार्ज होता है, तो एनोड पर माइनस चार्ज होता है और कैथोड पर कैसा चार्ज होता है, तो कैथोड पर प्लस चार्ज होता है। यह हो गया आपका एनोड, यह हो गया एनोड और यह क्या हो गया जी, यह हो गया आपका कैथोड। एनोड पर माइनस और कैथोड पर प्लस। एनोड पर माइनस और कैथोड पर कैसा बउआ प्लस चार्ज होता है। अब ध्यान दीजिएगा, तो यह जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यह आपका विद्युत तार है। ये आपका विद्युत तार है बउआ, ये वायर है जी, कंडक्टिंग वायर है, चालक तार है ना, विद्युत तार है, कंडक्टिंग वायर है। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर जो है यू के आकार का, यहां पर हम लोग यू के आकार का जो है एक नली बनाएंगे। अब इसमें जो है हम लोग बउआ आगार आगार के साथ जो है केसीएन को मिला करके एक साल्ट बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, यह जो है आपका यह लवण सेतु कहलाता है। यह जो होता है ना बउआ, ये आपका लवण सेतु कहलाता है। यह आता है आपका लवण सेतु, लवण सेतु कहलाता है, जिसे इंग्लिश में हम लोग सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। क्या होता है सॉल्ट ब्रिज, यह पढ़ना है। यह आपका बोर्ड मॉडल है बउआ, सॉल्ट ब्रिज आपका बोर्ड मॉडल है, इसका डेफिनेशन वगैरह पूछता है। तो देखिए, दोनों इलेक्ट्रोड को परिपथ से जोड़ने का काम आपका विद्युत तार करता है।
दोनों इलेक्ट्रोड को बाहरी परिपथ से जोड़ने का काम विद्युत तार करता है, कंडक्टिंग वायर करता है। और दोनों अर्ध सेल को आंतरिक रूप से आंतरिक सर्किट को पूरा करने का काम लवण करता है। आंतरिक सर्किट को पूरा करने का काम कौन करता है? लवण करता है। यह भाग जो है एनोड अर्ध सेल कहलाता है और यह भाग जो है कैथोड अर्ध सेल कहलाता है। अर्ध सेल को इंग्लिश में हम लोग हाफ सेल बोलते हैं, ठीक है, हाफ सेल। अर्ध सेल को हम लोग इंग्लिश में हाफ सेल कहते हैं, ठीक है। आज जब दोनों को, यह इधर वाला ई वाला जो है आप लोग कर लिए होंगे, इसको मैं मिटा दे रहा हूं बउआ। ई नॉट का मान कम तो एनोड, आई नॉट का मान ज्यादा तो कैथोड। ध्यान दीजिएगा बउआ। अब जो है इन दोनों को जो है एक कंटेनर में रख दिया जाता है। इन दोनों को बउआ एक कंटेनर में रख दिया जाता है और यही आपका क्या हो गया जी? तो यही हो गया विद्युत रासायनिक सेल। जब एनोड अर्ध सेल और कैथोड अर्ध सेल दोनों को मिला देते हैं तो वह क्या कहलाता है? विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। एनोड अर्ध सेल और कैथोड अर्ध सेल दोनों को मिला देते हैं तो यह विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आप गौर कीजिए बउआ। तो विद्युत रासायनिक सेल किससे किससे मिलकर के बना होता है? एनोड अर्ध सेल और कैथोड अर्ध सेल से मिलकर बना होता है। एरो का साइन दे करके विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल, एनोड अर्ध सेल, एनोड अर्ध सेल तथा कैथोड अर्ध सेल, एनोड अर्ध सेल तथा कैथोड अर्ध सेल से मिलकर बना होता है, से मिलकर बना होता है, जिसमें दोनों अर्ध सेल बाहरी परिपथ जिसमें दोनों अर्ध सेल बाहरी परिपथ में विद्युत चालक तार द्वारा जुड़े होते हैं, विद्युत चालक तार द्वारा जुड़े होते हैं तथा आंतरिक रूप से तो दोनों अर्ध सेल बाहरी परिपथ में विद्युत तार द्वारा जुड़े होते हैं और आंतरिक रूप से लवण सेतु द्वारा तथा आंतरिक रूप से लवण सेतु द्वारा जुड़े होते हैं, लवण सेतु द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है। तो विद्युत रासायनिक सेल एनोड अर्ध सेल तथा कैथोड अर्ध सेल से मिलकर
बना होता है जिसमें दोनों अर्धशेल बाहरी परिपथ में विद्युत चालक तार द्वारा जुड़े होते हैं तथा आंतरिक रूप से लवण सेतु द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, यह कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बउआ, अगला पॉइंट हम लोग लिखेंगे जी, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, अगला एरो का साइन देकर अब जो है एनोड अर्धशेल किसे कहते हैं? तो एनोड अर्धशेल में एनोड धातु अपने ही लवण के विलयन में डूबा होता है। आ जाइए बउआ, एनोड अर्धशेल में, एनोड अर्धशेल में एनोड धातु, एनोड धातु अपने लवण विलयन में, अपने लवण विलयन में, लवण विलयन में डूबा होता है, अपने लवण विलयन में डूबा होता है, डूबा होता है। जबकि कैथोड अर्धशेल में, कैथोड अर्धशेल में, कैथोड अर्धशेल में, कैथोड अर्धशेल में कैथोड धातु, कैथोड धातु, ठीक है, सच एज कॉपर, एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग कॉपर लिए हैं, सच एज कॉपर अपने लवण विलयन, अपने लवण विलयन, लवण विलयन, लवण विलयन सच एज CuSO4 में डूबा होता है, लवण विलयन में डूबा होता है, डूबा होता है। तो एनोड अर्धशेल में एनोड धातु अपने ही लवण के विलयन में डूबा होता है, जबकि कैथोड अर्धशेल में कैथोड धातु अपने ही लवण के विलयन में डूबा होता है। ZnSO4 के विलयन में डूबा करके रखा जाता है और कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबा कर रखा जाता है। यह लवण का विलयन ZnSO4 हो सकता है, ZnCl2 भी हो सकता है। यह जो है कॉपर को कॉपर सल्फेट में भी डुबा के रख सकते हैं, CuCl2 में भी डुबा करके रख सकते हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि आप जो है जिस धातु का रॉड लीजिएगा उसी धातु का लवण का विलयन होना चाहिए और उसमें डुबा करके उसको रखा जाता है, ठीक है। यह चीज हो गया बउआ। अब जो है अब इसमें क्या होता है, यह तो हो गया इसका संरचना। यह क्या हम लोग पढ़े बउआ, संरचना पढ़े। ध्यान दीजिएगा, संरचना के बाद जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे बउआ, इस संरचना के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, क्रिया विधि। क्या पढ़ना है, क्रिया विधि, वर्किंग फंक्शन, वर्क कैसे करता है। तो आ जाइए बउआ, अब हम लोग पढ़ेंगे बउआ क्रिया विधि जी। देखिए क्रिया विधि में क्या होता है, कैसे कैसे कार्य करता है बउआ, वर्किंग फंक्शन हम लोग देखेंगे।
आ जाइए क्रिया विधि। क्रिया विधि हम लोग देखेंगे जी, ठीक है। वर्किंग फंक्शन, वर्किंग फंक्शन हम लोग देखेंगे क्या होता है। एरो का साइन दे करके लिखिए। सबसे पहले एनोड धातु, एनोड धातु जो है वह इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और एनोड आयन का निर्माण करता है, ठीक है। देखिए क्रिया विधि में क्या होता है बउआ, एनोड धातु इलेक्ट्रॉन मुक्त कर, एनोड धातु इलेक्ट्रॉन मुक्त कर एनोड आयन का निर्माण करता है, एनोड आयन का निर्माण करता है। एनोड धातु इलेक्ट्रॉन मुक्त कर एनोड आयन का निर्माण करता है, एनोड आयन का निर्माण करता है, एनोड आयन का निर्माण करता है, ठीक है। यह मुक्त इलेक्ट्रॉन, यह मुक्त इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचता है, तो यह मुक्त इलेक्ट्रॉन कैथोड पर पहुंचता है। पहले यहां का अभिक्रिया आप देख लीजिए कैसे होता है बउआ, देख लीजिए। Zn जो हो गया, Zn एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है बउआ, तो एनोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है, तो एनोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। एनोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। एनोड पर कैसी अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। एनोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। गौर कीजिएगा बउआ, एनोड की अभिक्रिया हम लोग लिख रहे हैं यहां पर, एनोड की अभिक्रिया। Zn क्या करेगा जी, तो Zn जो है वह 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके और क्या बनाएगा, Zn प्लस बनाएगा। और इसको संतुलित करने के लिए हम लोग यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिए। तो Zn 2 इलेक्ट्रॉन का आप ऐसे भी लिख सकते हैं, Zn-2e और इधर Zn2 प्लस। तो यही ना -2e इधर गया तो क्या हो गया, +2e। तो Zn 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके क्या बनाता है, Zn2 प्लस बनाता है, ठीक है। अब जो है यह जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है बउआ, यह 2 इलेक्ट्रॉन जो होता है यही आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन है, यही मुक्त इलेक्ट्रॉन है। यह मुक्त इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचता है, तो कैथोड पर पहुंचता है। यह मुक्त इलेक्ट्रॉन, यह मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक तार होते हुए, चालक तार होते हुए, चालक तार होते हुए कैथोड अर्ध सेल में पहुंचता है। कैथोड अर्ध सेल में, कैथोड अर्ध सेल में पहुंचता है, कैथोड अर्ध सेल में पहुंचता है, जहां निम्नलिखित अभिक्रिया होती है, जहां निम्नलिखित अभिक्रिया संपन्न होती है, जहां निम्नलिखित अभिक्रिया संपन्न होती है, ठीक है। अब इस निम्नलिखित अभिक्रिया को बउआ ऊपर लिखना पड़ेगा, जहां पर निम्नलिखित अभिक्रिया संपन्न होती है। इसको हम लोग कहां लिखेंगे, ऊपर में लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। गौर कीजिए। अब जो है
जेडेन जो 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त किया बहुआ, जेडेन 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त किया, तो यह मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है चालक तार द्वारा होते हुए कहां पहुंचा? कैथोड अर्ध सेल में। अब यहां पर कौन सा विलयन है? CuSO4 विलयन है। कॉपर सल्फेट का विलयन है जी, कॉपर सल्फेट का विलयन है। यहां पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन जाएगा कॉपर सल्फेट अपने आयन में टूट जाएगा, कॉपर सल्फेट अपने आयन में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप क्या लिखिएगा जी? कैथोड अर्ध सेल की अभिक्रिया, कैथोड अर्ध सेल की अभिक्रिया। आ जाइए, तो कैथोड अर्ध सेल पर क्या अभिक्रिया होगा? तो CuSO4 आपका जो विलयन होगा यह बहुआ आयन में टूट जाएगा, यह जो है आयनित तो हो जाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन जाएगा यह विलयन टूट जाएगा और क्या बनाएगा? तो Cu2 प्लस बनाएगा और SO4 2 माइनस बनाएगा। सल्फेट पर 2 माइनस आवेश होता है, सल्फेट पर कैसा आवेश होता है? तो 2 माइनस होता है। तो जब इस पर 2 माइनस तो कॉपर पर 2 प्लस, तब ना -2 और +2 दोनों मिलके कट गया तो क्या बना? CuSO4। तो जब बनेगा तो CuSO4 और टूटेगा तो Cu पर 2 प्लस और SO4 पर 2 माइनस। अब जो है Cu2 प्लस, Cu2 प्लस जो है क्या होगा बउआ? वह 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके और कॉपर बनाएगा। क्या बनाएगा? कॉपर बनाएगा। और यह अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है? तो अपचयन अभिक्रिया है, यह अपचयन अभिक्रिया हो गई बउआ। तो कैथोड पर कैसी अभिक्रिया होती है? अपचयन अभिक्रिया होती है। कैथोड पर अपचयन अभिक्रिया होती है, अवकरण अभिक्रिया होती है। तो यह हो गया आपका अपचयन अभिक्रिया। कोई दिक्कत? भूत जैसा साउंड हो रहा है। हाँ बउआ, वही हम भी सुन रहे हैं, देखो ना, हम भी सुन रहे हैं, देखो ना, हम भी सुन रहे हैं। अभी कैसा जा रहा है? अभी साउंड कैसा जा रहा है? अभी भी साउंड जा रही है क्या? अब ठीक हो गया? चलिए बउआ, उसको कभी कभी इलाज करना पड़ता है। चलिए, तो यह हो गया, यह अपचयन अभिक्रिया हो गई। ये बउआ अब देखो जी, सेल अभिक्रिया, सेल अभिक्रिया, किसी भी सेल में जो अभिक्रिया होती है वह रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। सेल अभिक्रिया को ही रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, सेल अभिक्रिया। और सेल अभिक्रिया आपका क्या कहलाती है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। और रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं बउआ? तो वैसी अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो आ जाइए बउआ, ऑक्सीकरण अभिक्रिया को हम लोग लिखेंगे जी। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या थी? यहां पर देखिएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या था बउआ? तो Zn जो है वह Zn2 प्लस बना रहा था,
2 इलेक्ट्रॉन क्या करके, मुक्त करके। अवकरण अभिक्रिया क्या है जी? तो अवकरण अभिक्रिया में Cu2 प्लस जो है वह इस मुक्त 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बनाया, कॉपर बनाया। अब जो है रेडॉक्स अभिक्रिया क्या हो जाएगा जी? रेडॉक्स रिएक्शन क्या हो जाएगा? तो रेडॉक्स रिएक्शन देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन इधर भी है और 2 इलेक्ट्रॉन इधर भी है, दोनों कैंसिल आउट। Zn के साथ क्या जुड़ेगा? Cu2 प्लस। Zn के साथ क्या जुड़ेगा? Cu2 प्लस। अब एरो साइन के इधर आ जाइए, पहले Zn2 प्लस तब बउआ क्या जी? Cu। तो यही आपका रेडॉक्स अभिक्रिया हो गया। यही अभिक्रिया जो है वह कैसी अभिक्रिया है बउआ? तो यही अभिक्रिया विद्युत रासायनिक सेल की सेल अभिक्रिया है। वही अभिक्रिया विद्युत रासायनिक सेल की सेल अभिक्रिया है। तो यही हो गई आपका सेल अभिक्रिया। यही हो गया आपका क्या जी? सेल अभिक्रिया। यानी रेडॉक्स अभिक्रिया ही आपकी क्या है? सेल अभिक्रिया है। तो इसको याद रखिएगा। कोई पूछेगा कि विद्युत रासायनिक सेल की सेल अभिक्रिया बताइए, तो विद्युत रासायनिक सेल की सेल अभिक्रिया हो गई Zn प्लस Cu2 प्लस और Zn2 प्लस प्लस Cu। सर स्टार्ट हुआ है मतलब नहीं समझे बउआ? स्टार्ट हुआ है मतलब साउंड स्टार्ट हो गया, फिर गड़बड़ साउंड कहा जा रहा है। कितना आवर चलेगा सर? हो गया बउआ, बस ये खत्म करके छोड़ देते हैं। हाँ, अभिनंदन मौर्य, ऑक्सीकरण अवकरण एक साथ हो तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है सर, कल संडे है, कब लाइव क्लास चलेगा? 7 बजे से 9 बजे तक सुबह में सॉलिड स्टेट चलेगा बउआ, 7 बजे से 9 बजे तक। ठीक है। और दूसरा चीज मैं आप लोग को बता दूं कि जैसे मान लीजिए कि बिलियन चैप्टर, ठीक है ना, बिलियन चैप्टर बहुत लोग पढ़ लिए हैं, बहुत जगह इधर उधर से हर जगह से आप लोग पढ़े हुए हैं, कुछ आप लोग को जो है समझ में आ रहा होगा। तो उसका जो भी है कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह हम लोग बनवाएंगे बिलियन चैप्टर का। तो लाइव क्लास तो हम चलाएंगे, अभी उसका इंतजार कीजिए, लाइव क्लास चलेगा, लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव वगैरह आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा। तो रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेगा, तो वह रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा बउआ, वह केमिस्ट्री वाला चैनल पर उसका रिकॉर्डेड वीडियो ऑब्जेक्टिव वगैरह का, कुछ जैसे बोर्ड मॉडल क्वेश्चन हो गया, ऑब्जेक्टिव, इन सब का रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा। तो आपको नोटिफिकेशन उसका पहुंच जाएगा। जो चैनल है केमिस्ट्री गुरु मनीष सर, यूट्यूब पर जा करके आप लोग जो है सर्च कीजिएगा केमिस्ट्री गुरु मनीष सर। ठीक है। जो भी बहुत सारे बच्चे जो है इसको सब्सक्राइब कर चुके हैं, तो जो लोग सब्सक्राइब कर लिए उनके पास तो जाता ही है, जो लोग पहले रिकॉर्डेड वीडियो देखते थे। अब बउआ जो लोग नहीं किए होंगे तो केमिस्ट्री गुरु मनीष सर यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा तो आपको चैनल मिल जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन बजा दीजिएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है। हाँ, रिकॉर्डेड वीडियो जो है मे बी मंडे से जो है उसको डालेंगे बिलियन चैप्टर का, ताकि ऑब्जेक्टिव वगैरह आप लोग का क्लियर होता चल जाए। ठीक है ना। और उसका जो है थ्योरी भी पढ़ा करके रिकॉर्डेड डालेंगे। ठीक है ना। लाइव क्लास चलेगा जब सॉलिड स्टेट और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दोनों समाप्त हो जाएगा, तो धड़ा धड़ा रिकॉर्डेड आप देखे हुए रहिएगा। इसमें जो है लाइव क्लास में फटाफट उसको रिवाइज करते गए, पूछते गए, क्वेश्चन पूछते गए, बनवाते गए, फटाफट चलते जाएगा। ठीक है ना। तो जो लोग नहीं सब्सक्राइब किए होंगे तो केमिस्ट्री गुरु मनीष सर जो है यूट्यूब पर सर्च करके उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। तो यह था बउआ सेल अभिक्रिया। अब देखिए बउआ, इलेक्ट्रॉन देता कौन है जी? तो Zn। इलेक्ट्रॉन देता कौन है? Zn। इलेक्ट्रॉन लेता कौन है? कॉपर। तो यह बउआ देते देते पतला हो जाएगा, यह लेते लेते मोटा हो जाएगा। ठीक है। तो Zn after over the cell reaction, anode becomes thin and cathode becomes thick. After over the cell reaction, anode becomes thick and cathode becomes
एनोड बिकम्स थीन एंड कैथोड बिकम्स थिक। थिक माने मोटा, थीन माने पतला। तो हम लोग क्या लिखेंगे बउआ, यहां पर जो है हम लोग लिख लेंगे, जगह है हम लोग के पास कि सेल अभिक्रिया समाप्त होने के पश्चात क्या लिखेंगे, नोट में लिखेंगे, नोट में जी क्या लिखेंगे, सेल अभिक्रिया समाप्त होने पर, सेल अभिक्रिया समाप्त होने पर बताइए कौन पतला होगा, तो जो इलेक्ट्रॉन देगा, जो देगा वो पतला, जो लेगा वो मोटा। तो सेल अभिक्रिया समाप्त होने पर एनोड पतला तथा कैथोड मोटा, और यहां पर मोटा का फैट नहीं होगा, थिक होगा, ठीक है ना, मोटा थिक हो जाता है। यही आपका नोट है बउआ, ठीक है। सेल अभिक्रिया समाप्त होने पर एनोड पतला तथा कैथोड मोटा हो जाता है। कौन सी सेल अभिक्रिया, तब विद्युत रासायनिक सेल का सेल अभिक्रिया समाप्त होने पर एनोड जो है वह पतला तथा कैथोड मोटा हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यह आपका जो है 5 नंबर का क्वेश्चन समाप्त हुआ। विद्युत रासायनिक सेल की संरचना, क्रियाविधि एवं सेल अभिक्रिया का वर्णन करें। विद्युत रासायनिक सेल की संरचना, क्रियाविधि एवं सेल अभिक्रिया का वर्णन करें। यह क्वेश्चन 5 नंबर में आता है। तो आज आप लोगों ने 5 नंबर क्वेश्चन आसानी से समाप्त किया। इसको एक बार जो है घर पर रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। पूरा, हाँ बउआ पूरा लिखना होगा, केमिस्ट्री गुरु खाली नहीं, बहुत लोग इस नाम से बनाए हैं, उसमें जो है नाम डाल दीजिएगा मनीषर। पूरा लिखना होगा तब जाकर के डायरेक्ट निकल के आ जाएगा मेरा, ठीक है। तो आज के लिए आप सभी लोग को बाय बाय। फिजिक्स का क्लास जो है आज नहीं होगा, क्योंकि आज सुबह से ही बच्चों की उपस्थिति कम हो रही है, ठीक है, और कंटिन्यू चला है। तो फिजिक्स जो है आप लोग रेस्ट कीजिए, और कल आइए संडे को फिर हम लोग मिलते हैं केमिस्ट्री के साथ ही 7 बजे सुबह में सॉलिड स्टेट के साथ, ठीक है। बाय बाय आप सभी को, बाय बाय, गुड नाइट।